रमज़ान का इस्तकबाल ए मार्ट के साथ। सहरी हो या इफ्तार, ए मार्ट आपके साथ साथ। देसी मसाले हो या आटा, चावल और दाल, ए मार्ट। फ्रोजन पराठे हो या समोसा चाट, ए मार्ट। पाकिस्तानी, इंडियन, अफ्रीकन अशियाई खुर्दोनोश के लिए अभी ऑनलाइन ऑर्डर करें या हमारी दुकान विजिट करें। 10% डिस्काउंट फौरी हासिल करें। दुकान विजिट पर मजीद 5% डिस्काउंट के लिए आप नाम लें महवाश खान या महविश जफर का और सारे रमजान इस ऑफर से फायदा उठाएं। जर्मनी में आप कहीं भी हों, अभी ऑर्डर करें aamart.com पर या हमारी दुकान विजिट करें मेहरोवर आले 20 12687 बर्लिन, जर्मनी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वॉइस ऑफ जर्मनी के साथ मैं आपकी मेज़बान महवाश खान इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। हमने जो है वो मतलब कुछ अरसे से ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि आप लोगों के जो सवालात होते हैं या जो आपके इम्पोर्टेंट मसाइल होते हैं, जो अहम मसाइल होते हैं, उनके लिए जो है हम आपको उनका हल देते हैं। चूँकि यूरोप एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई आना चाहता है और वो चाहता है कि वो यहाँ की लाइफ को एन्जॉय करे और अच्छे से एन्जॉय करे। तो ज़ाहिर है जब यूरोप आप आते हैं उसके तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन यूरोप आने के बाद जो यहाँ के मसले मसाइल हैं, वो भी आपको ही फेस करने होते हैं, बेशक आप लीगल आएँ या किसी भी ज़रिए से यहाँ तक पहुँचे। तो वन बाय वन मैंने जो है आपको जर्मनी आने के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। और अभी कुछ दिन कबल जो है वो मैंने मोइन साहब के साथ जो है ना वो आप लोगों को जो है वो उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था कि आप लोग किस तरीके से जो है ना अगर आपको लीगल वे में किसी से जो है वो कंसल्ट करना है, वो अपना जो है एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं, फिर लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो वो भी आप लोगों को जो है ना वो मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और आज अ, हमारे साथ जो है वो अदील अहसन साहब हैं, जिनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। पुर्तगाल में या हमारे यूरोप में ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कम्युनिटी के लिए इन्होंने इतना किया है। अच्छा आप लोग पाकिस्तान में भी जो है वो बहुत सारे लोग इस बात को सुनते होंगे और यूरोप में तो पुर्तगाल का बहुत चर्चा रहता है। क्यों? क्योंकि जहाँ यूरोपीय दीगर ममालिक ने अपने जो लीगल जो वे में जो पेपर्स देने होते हैं या नेशनैलिटी देनी होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। लेकिन जब लीगल होने का मामला आता है या जो है यहाँ पे जब यूरोप की नेशनलिटी का मामला आता है तो पुर्तगाल का नाम सबसे पहले आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दूं और उस इंफॉर्मेशन के लिए मैं अदील साहब का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। तो हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अदील साहब हमने जो है वो बहुत सुना है पुर्तगाल के बारे में, तो थोड़ा-सा आप जो है ना वो ज़रा मैं कभी पुर्तगाल नहीं गई और मेरे साथ मतलब मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे जो पुर्तगाल आज तक नहीं गए होंगे। तो आप थोड़ा-सा मवाज़ना करेंगे अगर आप पुर्तगाल यूरोपियन दीगर कंट्रीज़ जो हैं अगर आप जर्मनी ही को ले लें, तो क्या पुर्तगाल और जर्मनी एक जैसे हैं? क्योंकि देखिए कहने को तो सिस्टम तकरीबन सबका एक ही जैसा होता है, लेकिन फ़र्क होता है। तो प्लीज़। देखें मुझे जर्मनी के बारे में कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है और वहाँ पे इमिग्रेशन के मामलात कैसे मैनेज होते हैं उसके बारे में भी मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन पुर्तगाल के बारे में आपको मैं बिल्कुल बता सकता हूँ और जहाँ तक बात है कि दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो कंपैरिजन है अगर आप सिर्फ वेज की बात करें तो जर्मनी की मिनिमम वेज का तो मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन पुर्तगाल की मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल जो है ये 820 यूरो है मंथली जो वेज है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जर्मनी में मिनिमम वेज इतनी ही होगी। और दूसरा पुर्तगाल जो है ये यूरोप का इकलौता ऐसा
मुल्क है जहाँ पे आज तक की डेट में चाहे आप लीगल हों पुर्तगाल में यानी लीगल से मुराद आप किसी वीज़ा के साथ आए हैं, किसी रेजिडेंस कार्ड के साथ आए हैं या फिर आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो चुका है और आपके पास किसी किस्म का कोई स्टेटस नहीं है, यानी आप गैर कानूनी जो हैं वो पुर्तगाल में रह रहे हैं। तो दोनों सूरतों में आप बड़ी आसानी से पुर्तगाल के जो है ये डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं और ये सिलसिला आज से नहीं, ये पिछली 2 या 3 दहाइयों से आप कह सकती हैं कि ऐसे ही चल रहा है। जी, आदिल साहब वैसे तो जो है ना हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पूछने के लिए जो कि मतलब मेरे ख़्याल में अगर मैं पूछने बैठूँ तो बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर हम कभी और किसी वक़्त जो है ना जितना यहाँ कवर कर सकते हैं करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर कोई टाइम ले लेंगे। अच्छा ये बताइए कि अगर पाकिस्तान से किसी को आना हो यूरोप, जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो है ना वो एक एक लहर आई हुई है कि निकलना है, तो क्या पुर्तगाल आना आसान है? देखें पुर्तगाल आने के लिए अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हमने पुर्तगाल की इमिग्रेशन लेनी है तो हमें पाकिस्तान से या किसी भी दूसरे मुल्क से अगर वो आ रहे हैं तो सिर्फ हमें पुर्तगाल का ही वीज़ा लेना है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। इसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि पुर्तगीज़ी एम्बेसी पर जो है वो काफ़ी प्रेशर होता है और अक्सर लोग ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि जी हमें तो पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही, तो हम पुर्तगाल का वीज़ा कैसे लें? तो मैं आपने ये आज माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम अरेंज किया है और आपकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग है और इससे पहले भी आपकी जो सहाफ़ती खिदमात हैं, वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। जर्मनी में माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं आप। तो ये आपने बड़ा ज़बरदस्त आज ये प्रोग्राम जो रखा है, तो इससे इंशाल्लाह लोगों को बड़ी मालूमात मिलेंगी। इससे पहले भी आप कर चुकी हैं पुर्तगाल से हट के जो प्रोग्राम आप बता रही हैं। तो बहरहाल जो बात हो रही थी उसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि पुर्तगाल आने के लिए अगर आपके पास किसी भी मुल्क का जो है शेंगन वीज़ा वो आपके पास हो और उसकी मुद्दत है या नहीं, इट डज़न्ट मैटर आज तक की डेट में जो पुर्तगाल में कानून है। तो आप किसी भी शेंगन कंट्री का वीज़ा लेके आगे फिर पुर्तगाल आ सकते हैं। सही। तो आप मुझे जैसे जर्मनी में आने के लिए आप स्टूडेंट वीज़े पे आ सकते हैं, आप जॉब सर्च वीज़े पे आ सकते हैं। तो पुर्तगाल में कोई ऐसे ऑप्शंस हैं? जी बिल्कुल, पुर्तगाल में जो है D1 वीज़ा जिसे हमारे लोग जो है वो वर्क परमिट कहते हैं, इसके अलावा D2 वीज़ा है जिसमें आपने बिज़नेस प्लान देना होता है। फिर D3 वीज़ा है जिसे टेक वीज़ा भी कहा जाता है, इनोवेटिव वीज़ा भी कहा जा सकता है और D4 वीज़ा है, D6 वीज़ा है, D7 वीज़ा है, D8 वीज़ा है। D8 जो है ये डिजिटल नोमैड्स जो हैं वो आ सकते हैं। D7 वीज़ा जो है इसमें आपकी पैसिव इनकम जो है वो काउंट होती है। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरी के वीज़ाज़ हैं। जॉब सर्च वीज़ा पुर्तगाल का भी है लेकिन आज तक की डेट में जो हमने देखा है उसमें एम्बेसी कोई इतनी हमें पुर्तगाली एम्बेसी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं नज़र आती। अगर आप हाइली स्किल्ड हैं, हाइली प्रोफेशनल हैं तो फिर बिल्कुल आप जॉब सर्च वीज़ा लेकर भी पुर्तगाल आ सकते हैं। सही। तो अदील साहब पाकिस्तान में पाकिस्तान में पुर्तगाल की एम्बेसी है? जैसे अभी आपने जर्मन एम्बेसी का है कहना पुर्तगीज़ी एम्बेसी था, तो हम भी किसी दूसरी एम्बेसी की बात करते हुए अक्सर पुर्तगीज़ी एम्बेसी कह देते हैं क्योंकि हमें भी आदत है पुर्तगाल का बहुत ज़्यादा क्योंकि ज़िक्र करते हैं। तो बिल्कुल इस्लामाबाद में एम्बेसी मौजूद है और पुर्तगीज़ी एम्बेसी जो है ये वीएफएस के साथ काम कर रही है। यानी अगर आपने किसी किस्म की ये जो जिसे हम जेरी फेडेक्स वाले कहते हैं अक्सर, तो उनके थ्रू जो है वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह की जाती है। सही। तो अदील साहब क्या मतलब हम अगर फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान से पुर्तगाल आना चाहती हूँ और मुझे वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, तो क्या मुझे मुझे कहाँ से मिलेगी अपॉइंटमेंट? ये सारी इन्फॉर्मेशन कि मुझे अगर विज़िट वीज़ा चाहिए, बिज़नेस वीज़ा चाहिए, जैसे जर्मन एम्बेसी पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो क्या सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी? ये बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका क्योंकि हमसे जो है, ये इस तरह का समझ लीजिए मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि अक्सर लोग बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए भी वो ढूँढ रहे होते हैं कि किससे पूछा जाए और वो पूछ रहे होते हैं कि जी अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, वीज़ा कैसे प्रोसेसिंग होगी उसकी। तो ये सिर्फ़ जर्मन एम्बेसी ही नहीं, ये सिर्फ़ पुर्तगीज़ी एम्बेसी नहीं, तकरीबन तमाम एम्बेसी जो हैं, ये ऐसे ही काम करती हैं और हम सब लोगों को यही कहते हैं कि अगर आपने किसी भी एम्बेसी का वीज़ा लेना है, तो आप जो है उस एम्बेसी की वेबसाइट जो है वो ओपन करें।
तो वहाँ पे आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो वीज़ा की कैटेगरी से रिलेटेड है, चाहे वो फीस के रिलेटेड है, या आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये तकरीबन सब जो इन्फॉर्मेशन है ये उस एम्बेसी की वेबसाइट पर मौजूद होती है। आपको किसी भी एबीसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पुर्तगाली एम्बेसी की भी बिल्कुल वेबसाइट भी है और आप वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपने अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी है तो इनका तरीकाकार जो है ये इनकी एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो आप डायरेक्टली जो है एम्बेसी को ईमेल करते हैं, तो फिर एम्बेसी आपको रिप्लाई करती है कि इस कैटेगरी के वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, और अगर हैं तो ये आपको कब तक की अपॉइंटमेंट मिल सकती है, या वो डेट के साथ आपको कंफर्म करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स वो ज़रूर माँगते हैं, तो ये सारा प्रोसेस जो है ये वेबसाइट पे लिखा हुआ है। सही। तो आप लोगों को जो पुर्तगाल की एम्बेसी है, उसका लिंक हम इस प्रोग्राम के साथ ही जो है वो अटैच कर देंगे, ताकि आप लोगों को बार-बार इनबॉक्स आके जो है ना पूछना पड़े, क्योंकि जर्मन एम्बेसी के लिए तो इतने मैसेजेस आते हैं कि हमें वहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो अभी सही। रिसेंटली जो हाँ, बिल्कुल मोइन साहब का ज लेकिन मुझे समझ में भी आता है, कुछ लोगों ने हम मुझे ये रीज़न बताया कि मैडम यहाँ पे इतनी फेक चीज़ें हैं कि हमें समझ नहीं आता कि एक्चुअल जगह क्या है। तो सही। मैंने मोइन साहब से, क्योंकि वो मोइन साहब लिंक्ड है जर्मन एम्बेसी से, तो मैंने उनसे लेकर लिंक उनके प्रोग्राम के साथ सारी चीजें अटैच की थी। तो सही। इंशाल्लाह अदील साहब से प्रोग्राम के बाद मैं लिंक लेके और आप लोगों के लिए वो उसको अटैच कर दूंगी। अच्छा अदील साहब, क्या जिस तरह जर्मनी में एक जो है ना रुझान आया हुआ है स्टडी वीजा और आईटी एक्सपर्ट्स के लिए, मतलब यहाँ पे दुनिया ओपन है और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो फ्री है। आपको सिर्फ एक ब्लॉक अकाउंट चाहिए और आप 11,500 यूरोज जो ब्लॉक अकाउंट में डालिए और यहाँ आ जाइए। तो क्या सही। पुर्तगाल में ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्कॉलरशिप के साथ अगर आप पीएचडी वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, तो आप पीएचडी प्रोग्राम कर सकते हैं, और उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। और इसके हवाले से कुछ मेरी वीडियोज़ भी मौजूद हैं, और जिसमें मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि लोगों को करेक्ट और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाए। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन से मुराद क्या है? उसमें ये होता है कि हम जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट होते हैं, उनको सामने बिठा लेते हैं और उनसे ए टू ज़ेड सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इस हवाले से हमने स्टडी इन पोर्चुगल पे कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, और इसके अलावा जैसे आप कुछ वीज़ाज़ की बात कर रही थी, तो उन वीज़ाज़ की कैटेगरी के हवाले से भी वीडियोज़ मौजूद हैं, जिसमें हम सक्सेसफुल एप्लीकेंट को सामने बिठा के उनसे ए टू ज़ेड, यानी आपने ये प्रोसेस कैसे शुरू किया था, इस पे टाइम कितना लगा, इस पे अखराजात कितने आए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए, बैंक स्टेटमेंट, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सक्सेसफुल एप्लीकेंट से पूछ के कोशिश की जाती है कि लोगों को 100% जो है, ये नहीं कहा जाता कि जी ये इस कैटेगरी का वीज़ा है, तो इसके बाद उन्हें ये कहा जाए मज़ीद मालूमात के लिए इस नंबर पे राब्ता करें, मज़ीद मालूमात के लिए हमारे ऑफ़िस तशरीफ़ ले आएँ, मज़ीद मालूमात के लिए जनाब इस लिंक पर क्लिक करें, तो ये करें, वो करें। तो हमारी क्योंकि कोशिश सिर्फ़ यही है कि लोगों को 100% जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए, और वो किसी का सहारा मत ढूंढें। तो ये तरीकाकार है। तो अदील साहब, अगर मैं वो इंटरव्यूज और वो चीजें देखना चाहूँ तो मैं कोई चैनल है, कोई वेबसाइट है, कोई पेज है, तो आप प्लीज बताइए। देखें, अगर तो आप पुर्तगाल की इमिग्रेशन या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना चाहें, तो उसके लिए पिछले कोई मेरा ख्याल है 7 साल से ज़ायद हो गए हैं, एक हमने ग्रुप बनाया फेसबुक पर जिसका नाम है पाकिस्तानीज इन पोर्चुगल। उसकी भी खैर बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट्स कॉपीज भी मौजूद हैं। तो जो असल ग्रुप है उसमें आज की डेट में 117,000 से ज़ायद मेंबर हैं, यानी 1,17,000 से ज़्यादा मेंबर हैं, जिसमें मैं और हमारी एडमिन टीम जो है वो दिन रात कोशिश करते हैं लोगों की जितनी भी मुमकिन मदद कर सकें। और इसके अलावा मेरा फेसबुक का ग्रुप भी है जिसका नाम है देश और प्रदेश, और यूट्यूब पे पेज है देश और प्रदेश के नाम से। इसके अलावा पुर्तगाल इमिग्रेशन के नाम से टिकटॉक पे पेज है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी है। तो लेकिन ये जो वीडियोस की आप बात कर रही हैं ये फेसबुक और इसके अलावा यूट्यूब पे मौजूद हैं वीडियोस। सही, बहुत शुक्रिया। तो आदिल साहब, जर्मनी में तो नेशनलिटी लेने के लिए जो है ना वो कुछ आपको अरसा दरकार होता है। आपने इतना अरसा यहाँ गुजारा हो, फिर उसमें जो है ना वो आपने जॉब करके वो टैक्स भी पे किया हो, और जबान
जर्मन नेशनलिटी के लिए B1 तक आपको ज़बान सीखनी है और उसके बाद टेस्ट क्लियर करना है, जिसमें कि वो रिटन भी होता है और जो है आपसे जो है वो इंटरव्यू भी किया जाता है। तो क्या पुर्तगाल में भी ऐसी कोई चीज़ है या ज़बान का मतलब जर्मनी में तो हर जगह ज़बान का बैरियर है, एक लैंग्वेज बैरियर है, आप घर से निकलते ही आपको जो है ना वो जर्मन आपके सर पर पड़ती है। तो पुर्तगाल भी यकीनन ऐसे ही होगा? बिल्कुल ऐसे ही है और यूरोप का मेरा ख्याल कोई भी मुल्क सिवाय यूके और आयरलैंड को निकाल के आप कहीं भी जाते हैं तो ये ज़ुबान जो है ये बहुत बड़ा बैरियर है। चाहे आप फ्रांस चले जाएँ, जर्मनी चले जाएँ, इटली चले जाएँ, बेल्जियम चले जाएँ या पुर्तगाल की आप बात कर रही हैं, तो बैरियर तो है और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो भी नया आने वाला होगा क्योंकि लोग सिर्फ़ ये सुन के आ जाते हैं कि जी वहाँ पे इमिग्रेशन ओपन है, रेज़िडेंस कार्ड बड़ी आसानी से मिल जाएगा, पासपोर्ट जनाब 5 साल बाद मिल जाएगा। लेकिन उन्हें यहाँ पे जो मुश्किलात हैं, उनका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, तो ज़ुबान बहुत बड़ी रुकावट है और ये जो आपने लैंग्वेज के हवाले से बात की है, देखें पुर्तगाल इस हवाले से बेस्ट है कि यहाँ पे आपने B1 नहीं, आपने सिर्फ़ A2 लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट जो है वो हासिल करना है और इसमें भी सिर्फ आपने जो क्लासेस हैं A1 और A2 की ये टोटल जो है 150 आवर्स हैं, ये आपने कंप्लीट करने हैं। तो आप किसी भी स्कूल में जाके जो भी आपको सरकारी जो है सर्टिफिकेट इशू करता हो, तो वहाँ से आपने ये 150 आवर्स जो हैं लैंग्वेज के पूरे करने हैं नेशनैलिटी का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। और नेशनैलिटी जो है ये जैसे ही आपको पुर्तगाल का पहला रेज़िडेंस कार्ड मिलता है, तो उसके 5 साल बाद आप नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर जब आप अप्लाई करते हैं तो उसपे भी तकरीबन कोई समझ लें साल, डेढ़ साल या इससे भी ज़्यादा लग सकता है उसकी अप्रूवल आने में। लेकिन प्रोसेस काफ़ी आसान है। सही। अच्छा जैसे मैंने अभी वो किया कि आपसे पूछा था 2 चीज़ें थी, एक स्टूडेंट वीज़ा का हवाले से और एक था आईटी एक्सपर्ट्स के जो यहाँ पे रुझान है। तो क्या पुर्तगाल में जॉब वैकेंसीज़ जॉब्स का क्या मामला है? देखें, ये जिस कैटेगरी की आपने बात की है, इसमें तो बिल्कुल जॉब्स अवेलेबल हैं और जो हाइली स्किल्ड, हाइली प्रोफेशनल हैं, ये मेरा ख़्याल है आईटी से रिलेटेड वो सारी दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, तो वो अपनी जगह बनाने में कामयाब आ जाते हैं और अच्छी सैलरीज़ पे काम कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको पुर्तगाल में ऐसे जो हाइली स्किल्ड हैं, वो अगर 2000 यूरो या 3000 यूरो की सैलरी पे काम कर रहे हैं, तो वो हो सकता है जर्मनी में करें, तो उन्हें वहाँ पे 4 या 5000 मिले। तो एक ये फ़र्क तो है। लेकिन प्रोफेशनल बंदे के लिए सारी दुनिया में स्पेस मौजूद है। सही, सही। अच्छा एक जो है ना मुझे ज़ाहिर मैं कभी पुर्तगाल नहीं गई और मुझे उसकी लैंग्वेज का भी नहीं पता, तो जैसे अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरा नाम महावश खान है, तो उसको जर्मनी में कहते हैं इश हाइसे महावश खान। तो पुर्तगेज़िश में क्या कैसे कैसे कहेंगे? इसमें कहेंगे जी meu nome Adel Ehsan। मुझे लगा थोड़ा-सा आसान है, कुछ उर्दू से इसमें मिलता-जुलता भी। कोई शक नहीं है। ये समझ लें इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा जो वर्ड्स हैं, उनकी शक्ल समझ लें थोड़ी-सी, अब उसे बिगड़ी कह लें या पुर्तगेज़ी कह लें उसे, तो लेकिन फ्रेंच या जर्मन के हिसाब से मैं कहूँगा कि काफ़ी आसान है ज़ुबान। तो बहुत सारे सही। वर्ड ऐसे हैं जैसे हॉस्पिटल है, इसको पुर्तगेज़ी में लिखने में बिल्कुल हॉस्पिटल है। लेकिन पढ़ने में उसे एस को जो है वो शीन की आवाज़ आती है और उसे हम होस्पिताल कहते हैं। ए जो है वो आ करते हैं उसको और होस्पिताल बोला जाता है। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा वर्ड हैं जो सिमिलर हैं। अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको गिनती सुना देता हूँ। 1, 2, सुनाइए। 3 जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये 1, 2, 3 जो है ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 तक गिनती है और अगर दिनों के नाम कहें तो वो है जी साबादू। साबादू जो है ये सैटरडे है, दोमिंगो जो है ये संडे है और इसके बाद तेरसा फेरा, क्वार्ता फेरा, किंता फेरा और मुझे खुद भूल गई लगता है। किंता फेरा और सहिस्ता सही, फेरा। सही। अब जैसे आपने हॉस्पिटल का बताया, जर्मन में हॉस्पिटल को कहते हैं क्रांकेनहाउस। जी। फिर इसी तो तरह ये 1, 2, 3 होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 तक गिनती है, फिर वो मॉन्टाग, dienstag, मिटवॉक, डोनरस्टाग, फ्राइटाग, ज़म्स्टाग, ज़ोनटाग। सही। ये तो सब ये मेरे हफ ऊपर से गुज़र रहा है अब और
नहीं, मैं नहीं, आदिल साहब, मेरा मकसद ये है ताकि जो लोग यहाँ आने के ख्वाहिशमंद हैं उनको देखें। ये दो हम अलग अलग हाँ जी, मुल्कों में बिल्कुल, बैठे हुए हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल। यूरोप में, लेकिन एक जर्मनी में है और एक जो है वो पुर्तगाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसकी लैंग्वेज के हवाले से बात कर रहे हैं। तो जो सुनने वाले हैं, मतलब बात भी वही ना कि हम तो लोगों को मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए यहाँ हम जर्नलिस्ट हैं आदिल साहब, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं या आप सोशल वर्कर हैं या अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। तो अफसोस मुझे उस वक्त होता है जब यहाँ पर आके लोग जो है ना या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इवन के अपनी जान तक लेने के दर पर हो जाते हैं डिप्रेशन की वजह से। तो मकसद हमारा सिर्फ ये है कि जहां आसानियां हैं वहां मुश्किलात भी हैं, तो हम बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। आपको आसानियां दिखा के गलत नहीं वो कर सकते, आपको मिस गाइड नहीं कर सकते। आप जब आसानियां होती हैं तो साथ साथ परेशानियां भी होती है। तो हम जी, इसलिए बिल्कुल। यहाँ पर जो है ना ये लैंग्वेज को मैं इसलिए डिस्कस कर रही थी, और मुझे बड़ा सही। अच्छा लगा, मजा आया, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल आप स्पेन चले जाए। जी। ये स्पेनिश और स्पेन की आपने बात की अभी, स्पेनिश और पोर्चुगीज मोर और लेस जैसे हम लोग हिंदी समझ लेते हैं पाकिस्तान में रहने वाले, और तो ये इस तरह दोनों जुबानें जो हैं काफी सिमिलर हैं। तो हॉस्पिटल मुझे की लगा। बात की, उसके बाद फार्मेसी जो है, इंग्लिश में जो फार्मेसी है, पुर्तगाली में उसे फार्मासिया कहते हैं। और काफी जो है जुबान समझ लें, ये पढ़ने में और बोलने में बिल्कुल एक जैसी है। वो फ्रेंच की तरह नहीं है कि लिखने में कुछ और है, पढ़ने में कुछ और है। तो मेरा ख्याल है कि बाकी गुड मॉर्निंग जो है, इसे पुर्तगाली में बोन दिया कहते हैं, फिर गुड आफ्टरनून को बोa tarde, और गुड नाइट को बोन नोइट कहते हैं। तो ये अब आपकी जर्मन में क्या कहते हैं ये आपको पता होगा, लेकिन ये है हम कि लोग काफी। गुटन हाँ, हम लोग गुटन मॉर्गन कहते हैं, जी। और गुटन आबेंड कहते हैं, और गुटन नाफ्ट। सही, सही। ये तो ये ये है। तो आपकी जी बात जी। बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग जो हैं काफ़ी स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे होते हैं कि आगे जो है वो जनाब फूलों की सेज है। तो ये फूलों की सेज नहीं है, ये काँटों का बिस्तर मैं ऐसे कहूँगा। सुनने में वीडियोज़ की हद तक बिल्कुल ठीक है कि इमिग्रेशन ऐसे हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में जब बंदा ये सिचुएशन फेस कर रहा होता है, और स्पेशली जब आप अपने प्यारों से दूर होते हैं, तो ये सफ़र जो है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक-एक दिन गुज़ारना, एक-एक घंटा गुज़ारना, तो ये बड़ा मुसीबत का काम लगता है। और स्पेशली जब आप जॉबलेस होते हैं, आपके पास रोज़ जो है आपको नज़र आ रहा होता है कि जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, आगे कोई सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आ रही होती काम-काज की, तो शुरू में ये डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं और लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं। और ये मेरा ख़्याल है यूरोप में आए हर शख्स पे, चाहे वो जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन एक दफ़ा एक ये टाइम ज़रूर आता है कि बंदा ये सोचता है कि यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ, तो क्यों ना मैं वापिस ही चला जाऊँ। तो फिर वही समझ लें, वही से बंदे का असल सफ़र जो है, ये तब शुरू होता है। और जो ये सफ़र जो है, चाहे ये आप आसानी से करें, चाहे मुश्किल से करें, तो अल्टीमेटली आप अपनी मंज़िल तक पहुँच ही जाते हैं। तो ये अब आपने चॉइस करना है, ये आपने बहादुरी के साथ इसको फेस करना है या फिर कमज़ोर की तरह करना है। बिल्कुल अदील साहब, मुझे अपनी बात याद आ गई है कि हर बंदे को ये एक टाइम फेस करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि डिप्रेशन या होम सिकनेस तो कभी नहीं हुई, माशाल्लाह जीवन साथी इतना अच्छा मिला। लेकिन हाँ, जब मुझे जर्मन सीखनी पड़ी तो मैं हर दफ़ा अपने हस्बैंड से, अदील से कहती थी, मेरे हस्बैंड का नाम भी अदील है, तो मैं ये कहती थी, आपको जर्मनी के अलावा कोई मुल्क नहीं मिला जो यहाँ लाके मुझे फँसा दिया आपने। तो बिल्कुल सही है, आपने जो लैंग्वेज जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा बैरियर है। अच्छा, जी। आपने अभी फार्मेसी का ज़िक्र किया तो मेरे ज़हन में 1-2 क्वेश्चन उसके हवाले से आ गए। अगर आप मुख्तसरन हमें बता सकें कि अगर कोई डॉक्टर आके पुर्तगाल में जो है वो आना चाहता है, या फार्मासिस्ट है वो, या नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता है, तो क्या वहाँ की डिग्री यहाँ चल जाएगी? ईज़िली वो यहाँ वो हो जाएगा? क्योंकि जर्मनी में आके तो जर्मन लैंग्वेज C1 तक करेगा, और उसके बाद रियासत के कुछ टेस्ट क्लियर हो करने पड़ेंगे, उसके बाद वो यहाँ सिस्टम में का हिस्सा बन सकेगा। ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो आपने बताया, यही पुर्तगाल में भी ऐसे ही है। और मैं अक्सर ऐसे जो लोग हैं जो मेडिकल की फील्ड से हों, तो उन्हें मैं ये कहता हूँ कि बजाय आप पुर्तगाल आने के, आप बेहतर है आप यूके का रुख करें, आप आयरलैंड का रुख करें, आप अमेरिका का रुख करें, आप ऑस्ट्रेलिया का रुख करें, आप न्यूजीलैंड का रुख करें, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, ताकि फ्रॉम डे वन आप अपने करियर का जो है
वो स्टार्ट ले सकें। सही। अच्छा अदील साहब, बिज़नेस की अभी आपने जो है ना वो बिज़नेस का ज़िक्र किया था, और ज़ाहिर है बात फिर वही है कि पैसा जिसके पास है उसके लिए पूरी दुनिया ओपन है, लेकिन जर्मनी में ऐसा मतलब मैंने नहीं, ना मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना मेरी नॉलेज में ऐसा है कि कोई बिज़नेस वीज़ा मिलता होगा। लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं। लेकिन पुर्तगाल का मैंने सुना है और अभी आपने खुद भी ज़िक्र किया, तो पुर्तगाल में बिज़नेस वीज़े के लिए कितना अमाउंट चाहिए और बिज़नेस किस तरह का होना चाहिए? देखें, इसमें जो है D2 वीज़ा ये बड़ा पॉपुलर है, और इसमें लोग ये बताते हैं कि उनके पास वो अपना आइडिया जो है वो आपने शेयर करना होता है कि आप इस फील्ड से ऑलरेडी रिलेटेड हैं और आप ये चाहते हैं, और वहाँ पे जाके आप एक पूरा यानी बिजनेस प्लान आपने देना है, और उस बिजनेस प्लान को आपने बताना है कि जी वहाँ पे जाके जॉब क्रिएशन भी होगी और ये आपके आइडियाज़ हैं, उससे आप ये अर्न कर सकते हैं, और अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो तो वो भी आप शेयर करते हैं। फिर वहाँ पे आप कंपनी ओपन करते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये सारी समझ लें वो उस वीज़ा की रिक्वायरमेंट है कि आप बिजनेस प्लान दे रहे हैं, मेन ये है इसमें। सही। अच्छा अदील साहब, आपकी मैं अभी कुछ एक वीडियो देख रही थी, उसमें जो है ना आपने ज़िक्र किया था कि पुर्तगाल के पेपर्स लेने हों तो उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, 5 से 10 यूरो में आपका काम हो जाता है। जबकि एबीसी के पास जाके या लोग आपको मिसगाइड करके आपसे बहुत कुछ बटोर सकते हैं। तो सही। इससे रिलेटेड जो है ना आप अगर हमें जो है ना थोड़ी-सी मालूमात देते तो हमारे सुनने वाले जो पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते हैं, चलो वो तो है ही है, लेकिन जो यूरोप में हैं या पुर्तगाल में हैं और वो इस तरफ जाना चाहते हैं पेपर्स की तरफ, तो उसका थोड़ा-सा बताइए? देखिए इसमें हम असल में जिस माशरे से आए हैं ना, तो ये कुछ चीज़ें ना हमारे ब्लड में शामिल हैं। हम ये समझते हैं कि जब तक हम किसी को पैसे नहीं देंगे, जब तक हाँ, हम किसी को रिश्वत नहीं देंगे, जब तक हमारे पास सिफ़ारिश नहीं होगी, तो हम अपना जायज़ काम भी जो है ना वो करवा नहीं सकते। तो ये एग्ज़ैक्टली। एक एक बहुत बड़ा यानी हम क्योंकि जिस माशरे से आए हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें कॉमन है। यानी अगर आपने पासपोर्ट भी बनवाना है, तो आप सहारा ढूँढ रहे होते हैं कि यार ये बाहर से किसी से टोकन मिल जाए, क्यों लाइन में लगना है कोई 500 हज़ार दे के, तो ये सफ़र यहाँ से शुरू होता है। तो इसी तरह लोग जो पुर्तगाल में आते हैं असल में उन्हें नज़र आ रहा होता है कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। तो वो उनके दिमाग में ये होता है कि शायद मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और मैं कोई इल्लीगल काम करने जा रहा हूँ, यहाँ की इमिग्रेशन लेना। हालाँकि ये 100% एक लीगल जो है, इसे स्टेप कह लें, लीगल वे कह लें, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पोर्चुगल ने आपको ये अपॉर्च्युनिटी दी है। आपके पास वीज़ा है, नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने यहाँ पे आके ये जो इमिग्रेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट किया जाता है, इसे फाइल लॉक कहते हैं। तो ये जो फाइल लॉक करना ये एक 100% लीगल काम है, ये कोई इल्लीगल नहीं है। तो मैं अब आपसे ये जो कॉस्ट की आपने बात की है, मैं आपसे पूछता हूँ जर्मनी का मुझे मेरा ख़्याल इतना पता है शायद जो टैक्स नंबर है उसे स्ट्रोया नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं? श्योर, या ठीक है, हाँ जी, तो मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो इसी तरह बिल्कुल। पुर्तगाल में मैं आपसे अगला सवाल ये करूँगा, माज़रत मैंने आपका इंटरव्यू शुरू कर दिया कि उस टैक्स नंबर को बनवाने पे गवर्नमेंट की क्या फ़ीस है? अ, ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि ये सारे काम तो अदील के हैं। अच्छा, नॉर्मली यानी जहाँ पे भी इस वक़्त मैं यूके में हूँ, यहाँ पे एनआईएन नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। यही स्टेप जो है आपने पुर्तगाल में आके फ़ॉलो करना होता है, यानी सबसे पहले जो है पुर्तगाल का उसे निफ नंबर कहा जाता है, एनआईएफ número identificação fiscal। तो ये जो टैक्स नंबर है इसे फिस्कल नंबर भी आप कह सकते हैं, अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो फिस्कल नंबर है। तो ये सरकारी टैक्स नंबर है, इसकी कोई फीस नहीं है। हाँ, इसको बनवाने के लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर्स आपको फॉलो करना पड़ते हैं। तो नए आने वाले जो लोग हैं, एक तो मसला ये है, सब ये समझते हैं कि शायद लिस्बन ही जो है ये पुर्तगाल है। तो लिस्बन क्योंकि कैपिटल है, तो हर नए आने वाले का जो है वो पहला ठिकाना जो है वो लिस्बन ही होता है। तो वो जब वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है इमिग्रेंट्स की, और उस इमिग्रेंट कम्युनिटी में सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, उसमें
इंडियंस भी हैं, उसमें ब्राज़ीली बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है। इसके अलावा अफ्रीका से काबो वर्दे है, अंगोला है, तो बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स मौजूद हैं। तो आप किसी भी ऑफ़िस में जाते हैं तो वहाँ पे लंबी-लंबी लाइनें लगी होती हैं और ये चीज़ें बज़ाहिर सुनने में लगता है कि बड़ी आसान है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल होता है, सिर्फ़ ये एक टैक्स नंबर बनवाना शुरू में। तो लोग जब हैं जो लिस्बन आते हैं, लेकिन मैं सबको यही कहता हूँ आप लिस्बन आने की बजाय जो बाहर के एरियाज़ हैं, जो छोटे शहर हैं, वहाँ का रुख करें। तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं ये सारी कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है। तो इसकी किसी किस्म बिल्कुल। की कोई फ़ीस नहीं है। चाहे वो टैक्स नंबर है, उसके बाद एक और सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है जिसे NISS और पुर्तगाली में número identificação segurança social कहा जाता है। तो ये सब कुछ फ्री के डॉक्यूमेंट्स हैं जो शुरू में बनते हैं, तो इसके जो हैं लोग अच्छे खासे पैसे चार्ज कर लेते हैं और ये आपको बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इस पे किसी किस्म की कोई ख़ास कॉस्ट नहीं आती। तो ये आप अपनी फ़ाइल जो है ये खुद लॉक कर सकते हैं और मैंने अगर आप मेरे टिकटॉक के पेज पे जाएँ, पुर्तगाल इमिग्रेशन के नाम से टिकटॉक का पेज है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नज़र आएँगी जिसमें मैं वहाँ पे रहने वाले लोगों से पूछ रहा हूँ कि आपने जब ये फ़ाइल लॉक की तो आपकी इस पर क्या कॉस्ट आई? तो कोई बता रहा है जी 3 यूरो आई, कोई बता रहा है जी 5 यूरो आई, कोई बता रहा है 10 यूरो आई। एक ऐसा भी है जिसके 14 यूरो 4 फैमिली मेंबर हैं, तो उन्होंने सिर्फ़ 14 यूरो पे किए। लेकिन जो लोग कम इल्मी की वजह से एजेंट्स के हत्थे चढ़ते हैं, वो जनाब कोई 1500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है। लेकिन जब मैं गया था पहली दफा 2011 में, तो उस टाइम ये जो रेट था ये 4-4 5-5 6-6 हज़ार था और एक-एक डॉक्यूमेंट के मैं बल्कि ये कहूँगा कि हज़ार-हज़ार 200-200 यूरो हज़ार-हज़ार 2-2 हज़ार यूरो जो हैं, ये इन डॉक्यूमेंट्स के ले लिए जाते थे, जो बिल्कुल फ्री में बनने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और लोग भी जो हैं वो एक्सेस करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ऑनलाइन जाके, तो मैं लोगों को यही बताता हूँ कि आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स खुद बनवा सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी और दूसरा आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब आप जल्दी में होंगे तो ऑफ कोर्स लोग जो हैं वो फिर आपको ट्रैप करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया अदील साहब। मेरे ख़्याल में तकरीबन तकरीबन सारी ही चीज़ों को हमने कवर कर लिया है और मज़ीद जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वो अदील साहब ने अपना सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं कि आप उनके पेज पर जाके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया अदील साहब आपका। आखिर में मैं बताना चाहूँगी कि हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है एए मार्ट ने, जो कि इनका जो सारी चीज़ें जो है वो इस प्रोग्राम के साथ मैं अटैच कर दूँगी। आप जो है इनकी शॉप पर जाएँ, 10% डिस्काउंट शॉप पर भी है और वेबसाइट पर भी है, लेकिन अगर आप शॉप पर मेरे नाम से जाएँगे तो आपको मज़ीद 5% डिस्काउंट और मिलेगा। रमज़ान के महीने में जो है वो इन्होंने ये ऑफ़र लगाई है, तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए। अदील साहब आपका अगर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम मुझे दिया और मुझे जी, थोड़ी-सी इजाज़त दें, अगर मैं थोड़ी-सी बात और करना चाहूँगा। जी, जी, बिल्कुल। मैं असल में देखें मेरी जो एफर्ट्स हैं, मेरी जो स्ट्रगल है, मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को अवेयरनेस दूँ, लोगों को एजुकेट करूँ और मैं पाकिस्तान भी गया था लास्ट ईयर और मैंने वहाँ पे भी जाके फैसलाबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में सेमिनार्स किए थे, ये इमिग्रेशन के टॉपिक पे। उसकी हुँ, हुँ। मेन रीज़न ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कहूँ कि खुदारा आप यूरोप आने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ लीगल रास्ता अपनाएं आप टंकी मत लगाएं क्योंकि जब मैं गया था तो उससे पहले की बात है कि आपको पता है कि ये लीबिया वाली कश्ती का जो हादसा हुआ था तो जिसमें कितने ज्यादा पाकिस्तानी नौजवान जो थे वो समुंदर की नजर हो गए थे तो मेरी जो एफर्ट्स हैं मेरी जो स्ट्रगल है वो सबसे पहले लोगों को ये मैसेज देना था कि खुदारा आप कोई भी इलीगल काम ना करें और उसके बाद वो लोग जो अभी यूरोप में मौजूद हैं या वो जो पुर्तगाल आने का प्लान कर रहे हैं या जो पुर्तगाल में अभी आए हैं तो उनको भी मैं यही कहता हूँ कि खुदारा आप इन एजेंट्स के हत्थे मत चढ़ें। उसकी वजह ये है कि ये लोग जो हैं ये आपसे पैसे भी लेते हैं और ये आपका काम भी गैर कानूनी तरीके से करते हैं। लाजमी नहीं है कि सारे करें लेकिन मोर देन जो अगर अगर परसेंटेज के हिसाब से करें मोर देन 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जाली कामों में मुलविस हैं और ये इतने ज़्यादा हैं, ये अब इंटरनेट पे भी मौजूद हैं, ये गली मोहल्लों में भी मौजूद हैं, ये घर-घर में बैठे हुए हैं। पुर्तगाल में क्योंकि आपने काफ़ी दफ़ा कहा कि मैं गई नहीं,
तो जब आप जाएँगी तो आपको फिर अंदाज़ा होगा, या पुर्तगाल में रहने वालों से पूछें कि यहाँ पे ये 2 नंबरी का काम कितनी तेज़ी से किया जा रहा है। और लोग जो हैं बेचारे वो अपने पैसे भी देते हैं, साथ में काम भी 2 नंबर, और उसके बाद साल 2 साल वो अपने रेज़िडेंस कार्ड का इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब उनकी अपॉइंटमेंट आती है तो फिर उन्हें पता चलता है कि आपने फलाँ डॉक्यूमेंट जो था ये फेक लगाया था, या फलाँ आपके साथ ये मसला है। उस बेचारे को पता भी नहीं होता। वो तो पैसे दे के ये समझता है कि शायद मेरा सारा जो काम है ये लीगल वे में हो रहा है। लेकिन उसमें अक्सर लोग जो हैं वो फिर बाद में प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आपके प्यारे जिनके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, या जिनका फ्यूचर बदलने के लिए या बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने या अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे आते हैं, और इतना वक़्त और इतना पैसा ज़ाया करने के बाद आप वहीं ज़ीरो पे खड़े होते हैं, तो ये बड़ी अफ़सोस की बात होती है। तो बस मैं यही पैगाम देना चाहता था कि खुदारा एजेंट से बचें और कोशिश करें, थोड़ी-सी आपको अगर किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, वो कर लें, थोड़ा वक़्त ज़्यादा लगता है, वो कर लें। लेकिन कोई भी गैर कानूनी काम ना करें, क्योंकि गैर कानूनी काम करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ जो हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही फ़ेस करना पड़ते हैं। बिल्कुल। और ये बड़ा घाटे का सौदा है, ये बड़ा खसारे जी। का सौदा है। अदील साहब जो मुझे एक छोटा-सी बात जो मैंने पहले पूछी थी, आप शायद उसमें वो नहीं वो कर सके। बिज़नेस के लिए कितना अमाउंट होना चाहिए पुर्तगाल आने के लिए? देखिए, बिज़नेस ये आपकी नेचर ऑफ बिज़नेस पे डिपेंड करता है कि आप बिज़नेस प्लान क्या दे रहे हैं। और इसके लिए जब आप ये बिज़नेस प्लान देते हैं, तो आपने एक कंपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड करनी होती है। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि कंपनी जो रजिस्टर्ड करने की फ़ीस है सरकारी, वो तकरीबन €350 है, और प्लस आपने किसी अकाउंटेंट को अगर पैसे पे करने हैं, तो कोई 150 मज़ीद है। बाकी ये आपकी बिज़नेस नेचर पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं वहाँ पे रेस्टोरेंट बनाने जा रहा हूँ, तो फिर आपने बताना है कि जी रेस्टोरेंट में आपको कौन-कौन सी चीज़ें दरकार हैं, उसका किराया वगैरह क्या होगा, जो जगह आप ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप टोटल करेंगे, तो ये आपने खुद बताना है। ये कोई सेट अमाउंट नहीं है। जो आपका क्वेश्चन है ना कि कोई सेट अमाउंट हो कि जी आपने ये 20,000 शो करवाना है या 30,000 शो करवाना है। ये आपके नेचर ऑफ बिज़नेस पे डिपेंड करता है कि आप कितने वाला बिज़नेस करने जा रहे हैं, तो वो आपने अपने डॉक्यूमेंट से जस्टिफाई करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अदील साहब, आपका शुक्रिया, देखने वालों का हमारा बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो हमारे प्रोग्राम को जो है देखा और बाद में भी देखेंगे। और इसको जो है ना, मैं कहती नहीं हूँ लेकिन आज मैं कह रही हूँ, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए ये वो इन्फॉर्मेशन है जो किसी के भी काम आ सकती है। हो सकता है कहीं कोई इंसान किसी उसमें ऐसी जगह फँसा हुआ हो जहाँ वो ये देखकर उस मुश्किल से निकल आए या उसको रास्ता मिल जाए और वो अपनी मंजिल पे आसानी से पहुँच सके। तो बराए मेहरबानी हमारे प्रोग्राम को ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर जो है ना वो उसको शेयर भी कीजिए। अच्छा, मैंने जैसे कि मैं कह रही थी कि हमारे इस प्रोग्राम को जो है एए मार्ट वालों ने जो है इसको स्पॉन्सर किया है और इनकी ऑनलाइन शॉप भी है और आप चाहें तो विज़िट भी कर सकते हैं। 10% रमज़ान में इन्होंने डिस्काउंट ऑफ़र लगाई है। जब आप इनकी शॉप पर विज़िट करेंगे तो फिर जो है आपको मज़ीद मेरे नाम से, अगर आप मावश खान के नाम से या महवी ज़फ़र के नाम से जो है वो उनके पास जाएँगे तो आपको 5% मज़ीद डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि इनगेज़ाम्ट अगर जर्मन में कहूँ, यानी कि टोटल जो है वो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह